तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है, जो प्रश्न संख्या 1 को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम प्रश्न को लिख लिए हैं, लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ टॉपिक है उसे जान लेते हैं, जो ताकि इस प्रश्नावली में दिक्कत ना हो और प्रश्न को बनाने में हल हो। तो फ्रेंड्स, चलिए उस टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसे जान पाएंगे तब ना हम लोग का जो प्रश्नावली है उसे हल कर पाएंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन तो इसमें रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से स्टार्ट होके, एक से शुरू होके 1 2 3 4 5, जिनका कोई अंत ना हो, अनंत, जिनका कोई अंत ना हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको जो n से संकेत करते हैं। जिन एक से शुरू होके और जिनका कोई अंत ना हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम। और जो दूसरा है फ्रेंड्स, वो है पूर्ण संख्या। वो जो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या, इसको हम पूर्ण संख्या ओल्ड नंबर जो W से संकेत करते हैं। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होते हैं 1 2 3 4 5 अनंत, लेकिन ये जो जीरो उससे पहले जीरो से स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होते हैं ना वो अनंत तक जाते हैं एक से स्टार्ट होके, लेकिन जो पूर्ण संख्या होते हैं वो जीरो से शुरू होके अनंत तक जाते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तो हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग तीसरा जो टॉपिक है वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हम लोग का जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को पहले लिख लेते हैं। तो पूर्णांक को सबसे पहले Z से संकेत करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। तो पहले पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 अनंत। लेकिन जो पूर्णांक होते हैं उसमें से -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया ऋणात्मक। पहले समझिए फ्रेंड्स, ऋणात्मक, और ये हो गया धनात्मक। आप समझते हैं इसको। जो पूर्णांक संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या जो Z से संकेत करते हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होते हैं ना फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जीरो से स्टार्ट हो, जो जीरो से स्टार्ट हो और अंत तक जाए, लेकिन उसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये ऋणात्मक संख्या हो गए और ये धनात्मक संख्या हो गए, लेकिन ये जो जीरो बचा ये ना तो ऋणात्मक संख्या और ना तो धनात्मक। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ना ही ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर अंत तक जाए, लेकिन उसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम लोग पूर्णांक संख्या समझ गए। तो अब हम लोग को चौथा जो है परिमेय संख्या, इसको समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग हल कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो परिमेय संख्या को रूलर नंबर जो Q से संकेत करते हैं। तो परिमेय संख्या होते हैं जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो Q होते हैं ना फ्रेंड्स, जो Q होते हैं वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम ले लिए 5/7। 5/7, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे? P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और जो Q है ना वो जीरो के बराबर भी नहीं है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या 5 जो है, ये सिर्फ 5, ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो क्या 1 है।
तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए, लेकिन जो क्यू है ना वो 0 के भी बराबर नहीं होते हैं, तो ये परिमेय संख्या हुआ। लेकिन और एक क्या ये -4 भी क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, जो ये हम इसको तो परिमेय संख्या समझ गए, लेकिन एक है रूट, जैसे मान लेते हैं √2, ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते, ये पूरा गलत हो जाएगा। ये हम इसके नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि ये रूट में है, ये वर्गमूल में है, इसको हम नहीं निकाल सकते वर्गमूल से, तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या समझ गए हैं, जो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, और जो q है वो 0 के बराबर, नीचे जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो फ्रेंड्स अगला फ्रेंड जो है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होते हैं ना, जो पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या तो समझ गए, जो हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना पूरा उल्टा है, ये जो है इसका जो उल्टा है, जो अपरिमेय संख्या होते हैं ना, जो p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या को हम कभी लिख नहीं सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिए थे हम √2 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते, ये पूरा गलत हो जाएगा। जैसे √5, ये भी क्या परिमेय संख्या है? नहीं, इसके नीचे हम नहीं लगा सकते। √7, इसके नीचे भी हम नहीं लगा सकते हैं, एक इसके नीचे में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है और ये एक रूट में है, इसीलिए हम इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं। लेकिन और क्या हो सकता है अपरिमेय संख्या? जैसे कि पाई का मान 22/7 है और ये एक p बाई क्यू के रूप में है, तो क्या ये परिमेय संख्या हो गया? नहीं, इसका मान सदैव हरदम एक जैसा नहीं रह सकता है, इसका मान चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, तो इसका मान हरदम बदलते रहता है। तो ये जो पाई है ना, ये फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या में आ जाता है। ये जो पाई का मान होता है हरदम चेंज होते रहता है, ये तो p बाई क्यू के रूप में है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, इसका मान जो है ये परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है हरदम चेंज होते रहता है इसका मान, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या, इस बात का ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या। अब जो फ्रेंड्स दूसरा है वो है वास्तविक संख्या, जो हम लोग का प्रश्न में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसे हम r से जो संकेत करते हैं, और इसको हम प्रश्न में अच्छा से पढ़ेंगे, इसीलिए जो इसको हम जो लिख देते हैं इसका परिभाषा। तो फ्रेंड्स वास्तविक संख्या को लिख दिए, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम इसे प्रश्न में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसको अच्छा से समझना होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं, प्रेमिका। प्रेमिका शब्द क्या है? प्रेमिका शब्द एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे शब्द को सिद्ध करते हैं। प्रेमिका शब्द एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है, उसे प्रेमिका शब्द कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि 21 और 3, तो 21 बड़ा है 3 से, तो लिख दिए। तो अब हम क्या 21 को 3 से इसको तो दे सकते हैं फ्रेंड्स, 21 को
3 से भाग दे सकते हैं, 7 बार में 21, ये दे सकते हैं। कुछ ऐसे सब ऐसे देखना होगा, जैसे कि मान लेते हैं 21 और 5, अब 5 से भाग देते हैं इसको 21, तो 4 बार में 20, तो इसका शेषफल 1 बच गया। तो इसका शेषफल तो 1 बच गया। तो सबसे पहले हम इसको 21 को लिख लिए, यहाँ पे 21 को लिख लेते हैं। इस 21 को इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुने यहाँ पे किए 4, तो 5 गुने 4 जोड़ 1। इसको पहले इस तरह लिख लिए, 5 गुने 4 जोड़ 1, सबसे पहले तो लिख लिए। इस इधर भी जोड़ेंगे तो 21 बराबर है, और इधर भी करेंगे तो 21 ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको कहते हैं भाज्य, भाज्य कहते हैं इसको, इसको भाजक, और ये जो है भागफल, और ये जो बचा ये शेषफल लास्ट। तो हम लोग 21 को तो यहाँ लिख लिए, 21 बराबर 5 गुने 4 जोड़ 1। इसको आप समझना है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसका नाम दे देते हैं। तो इसका नाम है ए, और इसका जो नाम है भाजक का ए बी, और इसका जो नाम है ए क्यू, और ये शेषफल जो लास्ट है आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य का जो मान है ए बराबर जो भाजक है बी गुने क्यू जोड़ आर। ये तो हो गया। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू, ये तो गुना है, ये है जोड़ आर। तो लेकिन फ्रेंड्स जो शेषफल यहाँ जो बचा 1, ये शेषफल को ध्यान रखना है। जो ये शेषफल बचता है ना, ये 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, जो 0 से हमेशा तो बड़ा ही होता है, लेकिन जो भाजक है ये हमेशा इससे छोटा ही होता है। जो शेषफल बचता है इससे हमेशा छोटा ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है, तो शेषफल, तो आर, और आर से जो 0 से बड़ा शेषफल बच गया। लेकिन जो होता है फ्रेंड्स, जो भाजक होता है, भाजक से हमेशा छोटा ही होता है। तो भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। तो 0 आर बी, तो हमेशा छोटा ही रहता है। और एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि ले लेते हैं 15 को हम 2 से ले लिए, तो 7 बार में 15, 14 हो गया, शेषफल बचा 1। लेकिन ये जो बच्चा 0 से तो बड़ा है, लेकिन इससे तो छोटा ही है ना। ये 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये इससे छोटा ही होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगला जो है फ्रेंड्स, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसको अच्छा से समझ लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम, तो इसको समझ लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसे, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो और उनका एचसीएफ निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है, उस विधि के चरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। फ्रेंड्स इसको प्रश्न में अच्छा से समझ सकते हैं, लेकिन हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, जो कि हमको प्रश्न में और अच्छा से समझ में आ जाए। तो लिख लेते हैं इसका परिभाषा। तो फ्रेंड्स हम लोग लिख लिए। तो अब जो प्रश्न की ओर चलते हैं, तो प्रश्न में ही दिया हुआ है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालें। तो इसको निकाल लेते हैं। तो 135 तो छोटा 225 से, तो 225 135, तो 135 से आराम से निकाल लेते हैं। 135 से इसको भाग दे दो आसानी से, एक बार में 135, बच गया कितना, बच गया इसमें 0 और 9, 90। अब जो 135 जो है ना, इसको इधर ले आओ, 135 इतना कितना बच गया, एक बार में 90, तो बच गया इसमें
45। तो अभी जो ये 90 है ना, इसको इधर ले आओ 90। तो एक बार 2 बार में इसको अब कट जाएगा, तो 90 कट गया। आप जो जीरो शेषफल आया, आप देखो इसका HCF कैसे निकलता है। अब 225 का सबसे पहले निकाले हैं, तो 225 लिख लो यहाँ। तो 135 से भाग दे रहे थे, तो 135 तो गुना 1 किए तो 1 जोड़ कितना है, शेषफल जो निकला है 90। अब जो है 135 का निकालो, 135 तो 90 से किए हैं, तो 90 गुना 1 तो जोड़ कितना 45। अब 90 का निकालो, 90 45, अब गुना 2 प्लस जो शेषफल निकला है 0, तो शेष बराबर 0। तो अतः जो HCF बराबर 45, ये जो लास्ट हुआ इसी को हम लोग HCF मानेंगे। तो ये हुआ आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।